नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के इतिहास विषय की 7वीं कक्षा, जिसमें हम जानेंगे हर्षवर्धन के बारे में। इससे पूर्व की 6 कक्षाओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम उस पर नजर डालें तो हमने पहली कक्षा में पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरी कक्षा में पढ़ा हमने वैदिक संस्कृति, तीसरी कक्षा में पढ़ा हमने बौद्ध धर्म जिसमें हमने गौतम बुद्ध जीवनी एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। चौथी कक्षा में हमने पढ़ा जैन धर्म जिसमें हमने महावीर स्वामी जी की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने मौर्य वंश के में सम्राट अशोक को पढ़ा, उनके कलिंग जैसे युद्ध के बारे में पढ़ा, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। तो दोस्तों आइए आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। इसके दो नाम है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा पुष्यभूति वंश। बाणभट्ट के हर्षचरित में इस वंश का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट एक कवि या लेखक है जिसने एक रचना लिखी हर्षचरित, जिसके बारे में हम इस वंश के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। पुष्यभूतियों को वैश्य अथवा क्षत्रिय जाति का माना जाता था। आप जानते हैं कि वैश्य और क्षत्रिय वर्ण हैं। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुष्यभूतियों को जो माना जाता है वो वैश्य अथवा क्षत्रिय। यहाँ मतभेद है, या तो ये वैश्य थे या ये क्षत्रिय थे। कहीं कहीं इन्हें वैश्य माना गया है और कहीं कहीं इन्हें क्षत्रिय माना गया है। राजधानी, इस वंश की जो राजधानी थी प्रारंभ में वो थी थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा तथा उसकी हत्या शशांक ने धोखे से कर दी थी। अगर हम हर्षवर्धन के बारे में स्पेसिफिक रूप से पढ़ें, विशिष्ट रूप से पढ़ें, तो हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। इसका जन्म जो हुआ था 591 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, माता का नाम था यशोमती। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। इसका उपनाम था शीलादित्य। इसका हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शीलादित्य। हर्ष स्वयं को महाराजा के स्थान पर कुमार कहता था। जो हर्षवर्धन था वह स्वयं को राजा या महाराजा न मानकर वह एक कुमार यानी कि राजा की संतान खुद को मानता था। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। इसका जो दरबारी कवि थे 2 थे, बाणभट्ट और हुएनसांग। हुएनसांग कौन था? चीन क्या करने आया था? चीनी यात्री यानी कि चीन से यात्रा करने आया था। इसकी मृत्यु हुई 647 ईस्वी को। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी। हर्षवर्धन जो था शिव का उपासक था। वह प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात निर्धनों तथा अभावग्रस्त लोगों को प्रयाग में होने वाले माघ मेले के अवसर पर दान दिया करता था। मेले में वह अपनी सारी व्यक्तिगत संपदा व वस्तुएं दान कर दिया करता था और अंत में अपनी बहन राजश्री द्वारा दिए गए वस्त्र को धारण करता था। ऐसे लोग जिन्हें आवश्यकता थी वस्त्र की, धन की, संपत्ति की, तो हर्षवर्धन शिव का उपासक था। शिव जी की पूजा करता था, शिव को मानता था, शिव में उसका विश्वास था। वह कहा जा सकता है वह शैव धर्म का अनुयायी था। तो वह पुण्य कमाने के लिए, धर्म को कमाने के लिए प्रयाग में, आज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां जो अभावग्रस्त लोग थे वहां जाकर अपनी सारी व्यक्तिगत संपदा और वस्तुओं को दान कर दिया करता था और अंत में उसकी बहन राजश्री द्वारा दिए गए केवल एक जोड़ी सूती वस्त्रों को वह धारण करता था। प्रभाकर वर्धन
प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया तथा गिरहबर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया। गिरहबर्मन कौन था? राजश्री का पति। यह सूचना सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया परंतु शशांक ने उसकी हत्या धोखे से कर दी थी। शशांक ने उसे धोखे से मार दिया। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बनकर उसने शशांक व देवगुप्त से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और अपनी बहन को मुक्त कराया। गिरहबर्मन की हत्या के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्षवर्धन कन्नौज का शासक बन गया तथा उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी, जो अभी हमने पहले पढ़ा। हुइनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक सांघाराम से स्थापित किया। कहां स्थापित किया? कन्नौज के निकट सांघाराम नामक स्थान पर। हर्ष ने सकलोत्रापथ नाथ की उपाधि धारण की। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिम सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हुइनसांग का विवरण इस युद्ध का साक्ष्य है। हर्षवर्धन के समय में विख्यात चीनी यात्री हुइनसांग भारत आया। यह बौद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 630 ईस्वी में भारत आया। भारत में वह 644 ईस्वी तक रहा, करीब 14 वर्षों तक। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे? चीनी यात्री हुइनसांग को। चीन लौटकर उसने पाश्चात्य संसार के लेख सीयूकी नामक पुस्तक में तत्कालीन भारतीय राजनीति, समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा एवं साहित्य की प्रगति पर विस्तृत ढंग से लिखा। उसने शूद्रों को कृषक कहा है। शूद्रों को हम मानते हैं ये छोटी जाति के लोग हैं, छोटे वर्ण के लोग हैं जो केवल दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए हैं, लेकिन हुइनसांग ने ऐसा नहीं लिखा। उसने कृषकों को, खेती करने वाले किसानों को शूद्र माना। उसके समय नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। जब हुइनसांग भारत आया तब नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, उसके प्राचार्य कौन थे? शीलभद्र जी। हुइनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा व प्रयाग की महामोक्ष परिषद का वर्णन किया। हुइनसांग ने जितनी भी पुस्तकें लिखी उनमें धर्मसभा व महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया गया है। उपनाम, हर्ष का उपनाम है शिलादित्य। हुइनसांग के अनुसार सिंचाई घटी यंत्र रहट द्वारा होती थी। एक प्राचीन प्रणाली है सिंचाई करने की, जो हुइनसांग ने अपने साहित्य में, अपने इतिहास में, अपनी पुस्तकों में वर्णन किया। हर्ष की 2 मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई। ये तांबे की है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी अंकित है और नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष का नाम लिखा हुआ है और उसे माहेश्वर, सर्वभौम व महाराजाधिराज कहा गया है। हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली नामक नाटकों की रचना की है। हर्ष ने कौन कौन से नाटक लिखे? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय। बाणभट्ट ने 3 रचनाएं की, हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती परिणय। हुइनसांग के अनुसार अधिकारियों का वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था।
हर्षवर्धन के जो पदाधिकारी हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, महाबलाधिकृत, इसका क्या कार्य था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी। ठीक है। सिंहनाद, इसका क्या कार्य था? मुख्य सेनापति। ठीक है। इसके बाद अमात्य, मंत्रिपरिषद के मंत्री, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। बृहदेश्वर, यह अश्व सेना का अधिकारी था, जो घोड़े वाली सेना है उसका अधिकारी। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रधान था, यानी कि हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। अंबती, शांति एवं युद्ध का मंत्री। शांति एवं युद्ध का मंत्री, अगर युद्ध हो रहा है तो वहां जाकर वहां अवंती जाता था और शांति का प्रस्ताव रखता था। बलाधिकृत, पैदल सेना का अधिकारी, वह अधिकारी जो पैदल चलती थी तलवार या भाला लेकर, उनका जो मुखिया था वो था बलाधिकृत, उसे बलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। इससे संबंधित जो पिछले यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला, मोखरी शासक की राजधानी थी। मोखरी शासकों की राजधानी थी कौन सी राजधानी थी? कन्नौज। दूसरा है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? किसकी पुस्तकों में निहित है? कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। अगला क्वेश्चन, नर्मदा, क्योंकि थानेश्वर जो थी वो हर्ष से पहले तक, जो इस वंश की जो राजधानी थी हर्ष से पहले तक वो थानेश्वर थी। हर्ष जब गद्दी पर बैठा उसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका? पुलकेशन द्वितीय ने। इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहां किया? ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? सम्राट हर्ष के शासनकाल में। ह्वेनसांग चीन के तांगवंशी शासक तुई-सुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई-सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? इसका ऑप्शन है बी, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? ऑप्शन सी, रेशम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। इससे आई अगला क्वेश्चन, कूट वाला। दरबारी कवि को उनके राजाओं से, मतलब किस राजा के कौन से दरबारी कवि थे उनसे सही सुलेमित करना है। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी का। बाणभट्ट, हर्षवर्धन का। हरिसेन, समुद्रगुप्त और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CUE की रचना करना। ऑप्शन नंबर डी, CUE की रचना करना। ह्वेनसांग ने भीलमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था।
इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सीयू की कहा जाता है। हुएनसांग बौद्ध था। तो दोस्तों शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आया हो तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।